डियर स्टूडेंट्स, इस समय हम लोग इकाई 1 के अंतर्गत परमेय संख्याओं पर मूल संक्रियाएं पढ़ रहे हैं। परमेय संख्याओं पर पहली मूल संक्रियाएं 4 हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग। इन परमेय संख्याओं पर पहली मूल संक्रिया योग को देखा गया कि किस प्रकार 2 या 2 से अधिक परमेय संख्याओं का योग किया जाता है। परमेय संख्याओं पर योग की संक्रिया को देखने के बाद, उसकी जानकारी प्राप्त करने के बाद इस समय हम लोग परमेय संख्याओं पर योग की संक्रिया के लिए प्रगुण पढ़ेंगे। 3 प्रगुणों को देखना है परमेय संख्याओं की योग की संक्रिया पर। एक है संवरक प्रगुण, दूसरा है क्रम विनिमय प्रगुण और तीसरा है साहचर्य प्रगुण। तो 2 प्रगुणों का अध्ययन हम लोग कर लिए, संवरक प्रगुण और क्रम विनिमय प्रगुण। आपने सीखा कि परमेय संख्याओं में योग की संक्रिया पर संवरक प्रगुण का पालन होता है। परमेय संख्याएं योग की संक्रिया के लिए संवरक प्रगुण को संतुष्ट करती हैं। क्यों संतुष्ट करती? क्योंकि विभिन्न उदाहरणों से देखा गया कि यदि एक परमेय संख्या में दूसरी परमेय संख्या का योग किया जाता है तो प्राप्त योगफल, प्राप्त होने वाली संख्या परमेय संख्या ही होती है। इसलिए संवरक प्रगुण का पालन होता है। क्रम विनिमय प्रगुण, परमेय संख्याओं में योग की संक्रिया पर क्रम विनिमय प्रगुण भी संतुष्ट होता है। इसलिए कि यदि 2 भिन्न भिन्न परमेय संख्याएं ले लें, अलग अलग तरह की परमेय संख्याएं ले लें, पहली वाली परमेय संख्या में दूसरी वाली परमेय संख्या को जोड़ें अथवा दूसरी वाली परमेय संख्या में पहली वाली परमेय संख्या को जोड़ें, योगफल एक समान आता है। इसलिए परमेय संख्याओं में क्रम विनिमय योग की संक्रिया के लिए क्रम विनिमय प्रगुण भी संतुष्ट होता है। अब आइए तीसरे प्रगुण को देखते हैं कि क्या परमेय संख्याओं में योग की संक्रिया साहचर्य प्रगुण का पालन करती है कि नहीं। साहचर्य प्रगुण योग की संक्रिया के लिए संतुष्ट होता है कि नहीं। तो परमेय संख्याओं में योग की संक्रिया के लिए साहचर्य प्रगुण, साहचर्य प्रगुण को सत्यापित करने के लिए 3 अलग अलग तरह की परमेय संख्याएं लेंगे। ये हमने लिख दिया है। 4/7, 1/4, 7/16। अब यदि हम पहली और दूसरी परमेय संख्या का योगफल ज्ञात करें, जो इनका योगफल आए उसमें तीसरी वाली परमेय संख्या को जोड़ें, एक कोई परमेय संख्या का, और एक बार फिर दूसरे तरीके से इन 3 परमेय संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। वह कैसे कि इस पहली वाली परमेय संख्या को इस दूसरे और तीसरे के योगफल जोड़ें और जोड़ने से देखें कि क्या संख्या प्राप्त। यदि पहले तरीके से तीनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करने पर प्राप्त परमेय संख्या और दूसरे तरीके से तीनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करने में प्राप्त संख्या एक समान आती है, तो कहेंगे कि परमेय संख्याएं योग की संक्रिया के लिए साहचर्य प्रगुण को संतुष्ट करती हैं। तो आइए देखें। तो एक बार हम लोग पहली और दूसरी परमेय संख्या का योगफल ज्ञात करके उसमें तीसरे वाले को योग करेंगे, जोड़ेंगे, और एक बार पहली वाली संख्या को दूसरे और तीसरे के योगफल, ये पहली दूसरी का जोड़ 4/7 हम 1/4, इसमें इसको जोड़ना 7/16, ये योगफल। और एक बार 1/4 और 7/16 का जो योगफल आया रहेगा इसमें पहली वाली।
इस योगफल को ज्ञात करने के लिए जैसा कि स्पष्ट है कि सबसे पहले और दूसरे संख्या का योग ज्ञात करेंगे, कोष्ठक को सरल करेंगे। तो उसके लिए दोनों ही परमेय संख्याओं का हर धनात्मक है। आप जानते हो योग की संक्रिया के लिए सबसे पहला काम, यदि किसी परमेय संख्या का हर धनात्मक नहीं है तो हम उसके हर को धनात्मक बनाते हैं। तो दोनों का पहले से ही हर धनात्मक है। हाँ, इनका हर समान नहीं है तो इनका हर समान बनाएंगे। हर समान बनाने के लिए 7 और 4 का लघुत्तम ज्ञात करेंगे। 7 और 4 का लघुत्तम हो जाएगा 28। 7 से भाग देंगे 28 में 4 आएगा। 4 का गुणा इस ऋण 4 में कर देंगे तो ऋण 16 होगा। 4 से भाग देंगे 28 में तो 7 आएगा। 7 का गुणा 1 में कर देंगे 7 और इसको ऐसे। अब ये ऋण 16 और धन 7, ये हो गया ऋण 9 बटे 28 और ये हो गया 7 बटा। अब इनका योगफल ज्ञात करने के लिए ध्यान दीजिए आप, पहली वाली परमेय संख्या का हर धनात्मक है लेकिन दूसरी परमेय संख्या का हर धनात्मक नहीं, तो इस दूसरी परमेय संख्या का हर धनात्मक है। उसके लिए ऋण 1 से गुणा करना पड़ेगा, अंश और हर दोनों। तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, इसका हर धनात्मक। इसके अंश में जब ऋण 1 से गुणा करेंगे, 7 गुणे ऋण 1, ये हो जाएगा ऋण 7। और ऋण 16 में ऋण 1 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 16। हर को धनात्मक बनाना आप सीख चुके हैं, इसलिए हम यहाँ गुणा करके दिखा नहीं। अब फिर से इनका हर धनात्मक होने के बाद हर को समान बनाएं। हर को समान बनाने के लिए 28 और 16 का लासापा ज्ञात करें। 28 और 16 का लासापा आप लोग ज्ञात करके देखें तो 28 और 16 का लासापा होगा 112। 28 और 16 का लासापा आ जाएगा 112। यहाँ हो गया इनका हर 112। 28 से भाग देंगे इसमें तो 4 आएगा। 4 का गुणा ऋण 9 में करेंगे तो 36 आएगा। 16 से भाग देंगे इसमें, 16 सत्ते 112, 7 आएगा। 7 का गुणा ऋण 7 में कर देंगे तो 49। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, ऋण 36 और 49, तो ये आ जाएगा 9 6 15, 4 3 7 1 8, ऋण 85 होगा 100। ये अपने सरलतम रूप में है क्योंकि दोनों ही अंश और हर किसी एक से विभाजित नहीं हो सकते। या हम कहेंगे कि 85 और 112 का जो मासापा है, महत्तम समापवर्तक, उससे इसको विभाजित करना हो तो 85 और 112 का महत्तम समापवर्तक 1 से भाग देने पर ये। आइए ये तौर पर इसको पहले ऐसे ही लिख देंगे 4। इन दोनों को जोड़ें। इनको जोड़ने के लिए फिर से वही बात कि दूसरी वाली परमेय संख्या का हर ऋणात्मक नहीं, अरे धनात्मक नहीं है, ऋणात्मक है, तो धनात्मक बनाएंगे। इसको ऐसे लिख देंगे और इसका हर जब धनात्मक बनाना होगा, अंश और हर में ऋण 1 से गुणा करेंगे तो 7 गुणे ऋण 1 ऋण 7 हो जाएगा। ऋण 16 गुणे ऋण 1 16 हो जाएगा। और अब इसे जोड़ने के लिए 4 और 16 का लासापा ज्ञात करें। 16, 4 से भाग देंगे 16 में तो 4 आ जाएगा। 4 का गुणा 1 में करेंगे 4 होगी। 16 से भाग देंगे 16 में तो 1 आएगा। 1 का गुणा ऋण 7 में करेंगे तो 7 होगी। ऋण 4 बटा 7। अब ये जोड़ देना है।
4 धन ऋण 7, ये हो जाएगा 4 ऋण 7 पूरे का पूरा। तो ये हो गया ऋण 4/7 और ये कितना आ जाएगा 4 ऋण 7 ऋण 3/7। फिर 7 और 16 का लासापा ज्ञात करेंगे, 112 है। 7 से भाग देंगे 112 में तो कितना आ जाएगा 16। 16 का गुणा ऋण 4 में कर देंगे तो ऋण 64 है। 16 से भाग देंगे 112 में तो 7 आ गया, 16 7 112। 7 का गुणा ऋण 3 में करेंगे तो ऋण 21 आ गया। इसको जोड़ेंगे तो ये भी आ गया ऋण 85/112। तो इस प्रकार दोनों ही स्थितियों में प्राप्त योगफल, प्राप्त होने वाली परमीय संख्याएं एक समान, एक ही ऋण 85/112 ऋण 85/112। अतः परमीय संख्याओं में योग की संक्रिया के लिए साहचर्य प्रगुण का पालन होता है। इस योग की संक्रिया साहचर्य प्रगुण को संतुष्ट करती है। इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि यदि P/Q R/S T/U 3 परमीय संख्याएं तो P/Q R/S T/U कोई भी 3 तरह की परमीय संख्याएं। अब यदि P/Q में R/S को जोड़ करके प्राप्त योगफल में T/U जोड़ा जाए अथवा R/S और T/U में इस योगफल में P/Q को जोड़ा जाए, दोनों ही स्थितियों में प्राप्त योगफल एक समान होता है। ये हो गया साहचर्य प्रगुण। आइए अब कुछ प्रश्नों पर विचार करते हैं। पहला प्रश्न, यदि A और B 2 परमीय संख्याएं हैं, A धन B बराबर 15/11 आता है, तो B धन A कितने के बराबर है? पहला प्रश्न। A क्या है? एक कोई परमीय संख्या 1/2 3/5 4/7 चाहे 5/8 और एक दूसरी परमीय संख्या है B। इन दोनों का योग हमें दिया गया कि A और B का योग करते हैं तो ऋण 15/11 आता है। तो B धन ये कितना होगा? भाई B धन A भी उतना ही होगा। क्यों? क्योंकि योग परमीय संख्याओं के लिए योग की संक्रिया क्रम विनिमय प्रगुण का पालन करती है। A लेकर के उसमें B को जोड़ने पर अगर ये आया है तो B पहले ले लो, उसमें A वाली परमीय संख्या जोड़ो, वही है ऋण 15/11। तो ये हो गया, ये भरमाने वाला प्रश्न होता है। दूसरा, सरल करना। 3/4 धन ऋण 8/9 धन 5/8। कोई भी उदाहरण ले लेते, कोई भी प्रश्न, ये सरल करने का अर्थ है कि 3 परमीय संख्याएं दिख रही, तीनों का योगफल ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए, सरल करने के लिए कई तरीके हो सकते हैं। जैसे पहली और दूसरी परमीय संख्या को जोड़ लिया जाए, जो आए योगफल उसमें तीसरे को जोड़ दिया।
या इस दूसरे तीसरे का योगफल ज्ञात कर ले, उसमें इस पहले वाले को जोड़, पहले तीसरे को क्रम बदल कर लिख के उन्हें जोड़ के जो योगफल आए उसमें इस दूसरे वाले को जोड़। और इन सबसे अलग एक जो तरीका होता है कि एक साथ तीनों को जोड़े, एक साथ तीनों को जोड़ने के लिए सबसे पहले देख ले कि क्या तीनों ही परमेय संख्याओं के हर धनात्मक है। तो तीनों ही परमेय संख्याओं के हर धनात्मक। अब अगर हर धनात्मक है तो इनके हर को समान बनाएं। हर को समान बनाने के लिए 4, 9, 8 ये तीनों परमेय संख्याओं के हर है, इनका लासापा ज्ञात करेंगे। तो इनका लासापा ज्ञात करेंगे, इनका लघुत्तम ज्ञात करेंगे, एलसीएम तो कितना आ जाएगा 72। 4 से इसमें भाग देंगे 72 में 18 आएगा। 18 का गुणा 3 में कर देंगे 54 आएगा। 9 से इसमें भाग देंगे 8 आएगा। 9 72। 8 का गुणा 8 में कर देंगे तो 64 आएगा। 8 से इसमें भाग देंगे तो 9 आएगा। 9 का गुणा इस 5 में कर देंगे तो 45। अब ये 54 और यह 45 दोनों धनात्मक, इसके पहले कोई चिन्ह नहीं लिखा इसका मतलब। तो इन दोनों धनात्मक वाले को पहले जोड़ दे, 54 और 45 ये हो जाएगा। अब इस 99 में इस 64 को जोड़ना, तो ये धन और ऋण का गुणा ऋण हो जाए, या कहे कोष्ठक के बाहर धन है इसलिए चिन्ह पर प्रभाव 99 64 ये आ गया। 9 में से 4 गया 5, 9 में से 6 गया 3। ये अपने सरलतम रूप में है, इसलिए यही इसका योग। तीसरा प्रश्न, योग की संक्रिया के प्रगुण का उपयोग करते हुए हल करना है। योग की संक्रिया के प्रगुण का उपयोग करते हुए योगफल ज्ञात करना है, सरल करना है। 3/7 धन ऋण 5/14 धन ऋण 11। ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही इसको जोड़ना नहीं है। पहले हम देख लेंगे कि योग की संक्रिया पर जो प्रगुण लिखे गए हैं, जो समझे हैं आप, उनका उपयोग करते हैं। तो इसमें योग की संक्रिया का साहचर्य प्रगुण लागू। साहचर्य प्रगुण कहता है कि यदि हमें 3 परमेय संख्याओं को जोड़ना है तो चाहे हम पहली दूसरी को जोड़ करके प्राप्त योगफल में तीसरे को जोड़ें, अथवा दूसरे तीसरे को पहले जोड़ लें, उस योगफल में पहले वाले को जोड़ें, एक समान संख्या प्राप्त होती है। प्राप्त योगफल में कोई अंतर नहीं आता। इसलिए हम इस जोड़ को आसानी से जोड़ने के लिए पहले दूसरे और तीसरे को जोड़ लेंगे, जो योगफल आएगा उसमें पहले। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों हम दूसरे और तीसरे का योगफल ज्ञात करके उस योगफल में पहले वाले को जोड़ें, क्योंकि दूसरे और तीसरे का हर धनात्मक है, साथ साथ समान भी है। यद्यप पहले वाली परमेय संख्या का भी हर धनात्मक है, लेकिन इनका हर समान है तो जोड़ना है, सरल है। तो इस 3/7 को ऐसे ही लिखे रहे और इनका योग, तो हर समान होने के कारण अंश जुड़ जाए। ऋण 5 और ऋण 11 ये हो जाएगा। अब पुनः इन्हें जोड़ने के लिए दोनों का हर धनात्मक है, समान बना लेंगे। हर समान बनाने के लिए 7 और 14 का लासापा ज्ञात करेंगे। 14 है, 7 से भाग देंगे, 7 गुना 14 2 3 6,
14 से भाग देंगे 1 का गुणा 16। अब ये लिख सकते हैं 6 ऋण 16 घटी 14, ये हो जाएगा ऋण 10 घटी 14। ये अपने सरलतम रूप में नहीं, 10 और 14 अंश और हर का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें 2, उस 2 से इन्हें हम विभाजित कर देंगे, तब ये अपने सरलतम रूप 2 बचेगा। या हम लोग ऐसे भी इस बात को कहते हैं कि किसी परिमेय संख्या को सरलतम रूप में बदलने के लिए जो इनका निरपेक्ष मान है, चिन्ह को छोड़ उनको इसी एक ही संख्या से यदि अंश और हर दोनों विभाजित होने लायक हो तो विभाजित कर लेते, तो 2 से दोनों विभाजित होने लायक, तो 2 से विभाजित करके 5 और 7 लिखिए गए। तो इस प्रकार आपने परिमेय संख्याओं में प्रगुण देखा, उस पर आधारित प्रश्नों को देखा। अब आपके लिए काम गृह कार्य। पहला है परिमेय संख्या, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का योगफल ज्ञात करके बताइए कि प्राप्त योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। निम्नांकित परिमेय संख्याओं का योगफल ज्ञात करके परिमेय संख्याओं का योगफल ज्ञात करके बताइए कि प्राप्त योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। एक है इसमें ऋण 3/4 और 3, इन दोनों का योगफल। भाई 3 एक पूर्णांक है, इसे आप परिमेय संख्या में बदल सकते हो। ऋण 1 और ऋण 2/3। दूसरा प्रश्न है, दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित। पहला है ऋण 5/8 ऋण 9/13 एक बार इसका योगफल ज्ञात करेंगे आप, एक बार इसका योगफल ज्ञात करेंगे। अगर दोनों बार योगफल एक समान हो गया तो क्या सत्यापित हो जाएगा? ये दोनों तो बराबर हैं ही, साथ ही साथ क्रम विनिमय प्रगुण भी लग जाएगा। यहाँ क्रम विनिमय प्रगुण संतुष्ट है। दूसरा है ऋण 4/7 घन 1/4 घन ऋण 5/12 बराबर 1/4 घन ऋण 5/12 ऋण 4/7। एक बार इतने को सरल करेंगे हम, एक बार इसको सरल करेंगे। एक बार बायां पक्ष, एक बार दायां पक्ष। LHS का मान ज्ञात करिए, RHS का मान ज्ञात करिए। नीचे लिख दीजिए LHS बराबर RHS। LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, RHS मीन्स राइट हैंड साइड।
बायां पक्ष और दायां पक्ष। और अगर ये दोनों ही बार मान समान आता है तो साहचर्य का मूल संतुष्ट हो जाएगा। और तीसरा है सरल करना है, सरल कीजिए। ऋण 9/10 धन 22/15 धन 13/19। एक और प्रश्न देख लीजिए। योग की संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके निम्नांकित को हल कीजिए। प्रगुणों का संक्षेप में लिख दे रहा है, प्रगुणों का उपयोग करके हल कीजिए। क्या हल करना है? 2/5 धन ऋण 8/3 धन 4/5 धन ऋण 2/, इतना आप हल करें।